बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। 10th क्लास की केमिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं और पहला हमारा चैप्टर है केमिस्ट्री का, 10th क्लास केमिस्ट्री, और आज हम उसका चैप्टर नंबर 9 है और जो टॉपिक है वो हमारा है लॉ ऑफ मास एक्शन यानी लॉ ऑफ मास एक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है, तो इसका इंट्रोडक्शन हम पढ़ते हैं। सबसे पहले इसको किसने पेश किया था? यह गोल्डबर्ग और वेग ने 1869 में पेश किया। गोल्डबर्ग और वेग ने 1869 में पेश किया था लॉ ऑफ मास एक्शन। तो ये इसके जो डेट है ये भी याद रखना है, और ये नाम जो गोल्डबर्ग और वेग इसका नाम है, तो ये भी हमने याद रखना है क्योंकि पेपर में बाद दफ़ा इसके बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है कि लॉ ऑफ मास एक्शन को किसने पेश किया। तो ये गोल्डबर्ग और वेग ने 1869 में लॉ ऑफ मास एक्शन को पेश किया था। अब हम लॉ ऑफ मास एक्शन की डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है? इस लॉ के मुताबिक किसी शय के रिएक्ट करने का रेट उसके एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और किसी रिएक्शन का रेट रिएक्ट करने वाली अशिया के एक्टिव मासेस के हासिल ज़रब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब ये है कि लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक जो शय रिएक्ट करती है उसके रिएक्ट करने का जो रेट होता है वो उसके एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब ये है कि कोई भी शय जो रिएक्ट करती है, दो चीज़ें हैं जो आपस में रिएक्ट कर रही हैं, तो दो चीज़ें आपस में रिएक्ट करती हैं, तो उनके रिएक्ट करने की जो रफ्तार है वो उनके मोलर कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है कि वो कितने कंसंट्रेशन उनमें ज़्यादा है रिएक्ट करने की, वो अपने कंसंट्रेशन के मुताबिक रिएक्शन करती हैं। हम यूँ भी कह सकते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक कि जितना किसी चीज़ के अंदर मोलर कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो उतनी ही ज़्यादा स्पीड के साथ वो रिएक्शन करेगी। हम उर्फ़े में ये भी कहते हैं, जैसे हम कहते हैं जितना गुड़ डालते हैं तो उतना ही उसमें मीठा होता है, और जितना गुड़ डालते हैं उतना ही उसका मीठा होता है। तो बिल्कुल इसी तरह ये लॉ ऑफ मास एक्शन भी इसी तरह ही है कि जो रिएक्शन करने का रेट है, अशिया का जो रिएक्शन करने का जो रेट है वो उसके एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। यानी जितना एक्टिव मास उनके अंदर होता है उतनी ही वो रिएक्शन करती हैं। उसके बाद जो रिएक्शन होता है वो स्लो डाउन हो जाता है और बलाखिर रुक जाता है। और किसी रिएक्शन का जो रेट है वो रिएक्ट करने वाली अशिया के एक्टिव मासेस के हासिल ज़रब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये था लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक किसी शय के रिएक्ट करने का जो रेट है, जो रफ्तार है रिएक्ट करने की, किसी शय की रिएक्शन करने की जो रफ्तार है वो उस शय के एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जो शय रिएक्ट कर रही है उसकी जो एक्टिव मास है उसके अंदर, उसका जो एक्टिव मास है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और किसी शय के रिएक्शन का जो रेट है, किसी रिएक्शन का रेट और किसी रिएक्शन का जो रेट है और रिएक्ट करने वाली अशिया के एक्टिव मासेस के हासिल ज़रब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये था लॉ ऑफ मास एक्शन। इसको हम तफसील से पढ़ते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा आर्टिकल है और ये बहुत आसानी के साथ समझ में आ जाएगा आपको। इसको हम तफसील से पढ़ते हैं तो आपको इंशाल्लाह ये डेफिनेशन भी अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा और बहुत ही मशहूर आर्टिकल है लॉ ऑफ मास एक्शन। तो हम इसके तफसील से पढ़ते हैं। इसको एक्टिव मास से मुराद होता है मोलर कंसंट्रेशन है। एक्टिव मास से मुराद मोलर कंसंट्रेशन है जिसके यूनिट मोल पर डेसीमीटर क्यूब हैं, और इसे स्क्वायर ब्रैकेट से ज़ाहिर किया जाता है। ये वाली जो दो ब्रैकेट हैं इसको स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं। तो इसके अंदर जो टर्म्स हैं उनको समझना लाजमी है, उनकी समझ बूझ होनी चाहिए। अब हम जो टर्म्स पढ़ेंगे वो समझनी लाजमी है। तो लॉ ऑफ मास एक्शन की हम वजाहत करते हैं एक मिसाल के साथ कि ये हमारे पास एक मिसाल है, इसमें ए और बी ये रिएक्ट करते हैं। ये रिएक्टेंट हैं, ए रिएक्टेंट है और दूसरा बी रिएक्टेंट है। ए और बी आपस में रिएक्ट करते हैं तो जिससे जनरेट होती है सी और डी। तो ये के एफ है, प्रोपोर्शनली कांस्टेंट है फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, और ये प्रोपोर्शनली कांस्टेंट है ऑफ रिवर्स रिएक्शन। तो ए और बी जब रिएक्ट करते हैं तो इनसे सी और डी जनरेट होता है, और सी और डी जब रिएक्ट करते हैं आपस में तो इससे ए और बी जनरेट होते हैं। तो ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, और रिवर्सिबल रिएक्शन का ये फॉरवर्ड रिएक्शन है।
और उसका कांस्टेंट है के एफ प्रोपोर्शनली कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, और के आर ये प्रोपोर्शनली कांस्टेंट है फॉर रिवर्स रिएक्शन। तो ये एक मिसाल है जिसमें ए प्लस बी ये रिएक्ट करते हैं, तो इसके नतीजे में बनता है सी प्लस डी। और इसको हमने डबल एरो से ज़ाहिर किया है। ये रिवर्सिबल रिएक्शन की अलामत होती है कि इसमें रिएक्शन दोनों सिमतों में कंटिन्यूस रहता है। इसमें ये ए और बी जब रिएक्ट करते हैं तो सी और डी जनरेट होता है, ये फॉरवर्ड रिएक्शन है। और जब सी और डी आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या जनरेट होता है, ए और बी, ये रिवर्स रिएक्शन है। तो रिवर्स रिएक्शन के लिए के आर और फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए के एफ कांस्टेंट हम इस्तेमाल करते हैं। तो अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कि फ़र्ज़ करें कि जो ए स्क्वायर ब्रैकेट अंदर लिखा हुआ है, ए स्क्वायर ब्रैकेट ए, स्क्वायर ब्रैकेट बी, स्क्वायर ब्रैकेट सी और स्क्वायर ब्रैकेट डी, ये बिलतरतीब ए बी सी डी की मोलर कंसंट्रेशन है। यानी हम इसको ए की कंसंट्रेशन, इसको ए की कंसंट्रेशन को ए लिखकर उसके लिए जब ब्रैकेट लगा देते हैं ये स्क्वायर ब्रैकेट, तो हम इसको कहते हैं ए की कंसंट्रेशन, बी की कंसंट्रेशन और सी की कंसंट्रेशन, इस डी की कंसंट्रेशन। ये ए बी सी और डी की मोलर कंसंट्रेशन है। तो ए को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है, बी को भी स्क्वायर ब्रैकेट में, सी को भी स्क्वायर ब्रैकेट में और डी को भी स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है। तो इसको हम कहते हैं कि ये ए बी सी और डी की मोलर कंसंट्रेशन है। यानी हम जो मोलर कंसंट्रेशन है उनको स्क्वायर ब्रैकेट से ज़ाहिर करते हैं। लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक क्या है कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन है, लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो उसकी जो रिएक्शन की जो स्पीड है वो ए की कंसंट्रेशन ज़रा बी की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फॉरवर्ड रिएक्शन की जो रफ्तार है वो ए की कंसंट्रेशन ज़रब बी की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हम इसको यूं भी लिख सकते हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बराबर है, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए की कंसंट्रेशन ज़रब बी की कंसंट्रेशन। तो इसको हम यूं पढ़ते हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की अलामत है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए की कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बी की कंसंट्रेशन, यानी ए और बी की जो कंसंट्रेशन है उनके हासिल ज़रब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसको हम फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए की कंसंट्रेशन ज़रब बी की कंसंट्रेशन। और जब हम प्रोपोर्शनली कांस्टेंट को के एफ से लिखते हैं तो हम लिखते हैं इसको फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर है के एफ ज़रब ए की कंसंट्रेशन ज़रब बी की कंसंट्रेशन। तो इसको हम यूं पढ़ते हैं कि फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की कंसंट्रेशन ज़रब बी की कंसंट्रेशन। इसी तरह फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर के एफ, ये प्रोपोर्शनली कांस्टेंट है, के एफ ए की कंसंट्रेशन ज़रब बी की कंसंट्रेशन। तो इस तरह एक रिएक्शन के जो लॉ ऑफ मास एक्शन के जो फॉरवर्ड रिएक्शन को इस तरह से हम पढ़ते हैं। अब हम इसी तरह देखते हैं कि जो रिवर्स रिएक्शन का रेट है उसको भी पढ़ लेते हैं। रिवर्स रिएक्शन में क्या होता है, सी और डी की जो कंसंट्रेशन है वो आपस में रिएक्ट करती हैं। तो रिवर्स रिएक्शन का रेट ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सी की कंसंट्रेशन ज़रब डी की कंसंट्रेशन। रिवर्स रिएक्शन का रेट बराबर है इन्वर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सी की कंसंट्रेशन ज़रब डी की कंसंट्रेशन। इसी तरह के आर ये रिवर्स रिएक्शन का कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हम के आर कहते हैं, के आर मल्टीप्लाई सी कंसंट्रेशन ज़रब डी कंसंट्रेशन। और ये सी की कंसंट्रेशन और डी की कंसंट्रेशन का हासिल ज़रब है। जो रिवर्स रिएक्शन के रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सी की कंसंट्रेशन ज़रब डी कंसंट्रेशन। तो इस तरह एक फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन को हम लिख लेते हैं। दोबारा फिर हम पढ़ लेते हैं कि हमारे पास जो इक्वेशन है वो ये थी कि हमारे पास जनरल सा रिएक्शन है ए जमा बी इजिकल टू सी जमा डी, और ए बी सी डी की कंसंट्रेशन को हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, ए कंसंट्रेशन, बी कंसंट्रेशन, सी कंसंट्रेशन और डी कंसंट्रेशन। और लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक क्या है कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए कंसंट्रेशन ज़रा बी कंसंट्रेशन। फॉरवर्ड रिएक्शन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए कंसंट्रेशन ज़रा बी कंसंट्रेशन। इसी तरह जो रिवर्स रिएक्शन है वो सी कंसंट्रेशन ज़रा डी कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। रिवर्स रिएक्शन सी कंसंट्रेशन ज़रा डी कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और इसको हम यूं भी लिख सकते हैं के आर ज़रा सी कंसंट्रेशन ज़रा डी कंसंट्रेशन। यहाँ पर के एफ और के आर ये फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन के रेट कांस्टेंट हैं।
प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट भी हम इसको कहते हैं। यहाँ पर के एफ और के आर, यानी ये वाला जो के आर है, पीछे हम के एफ पढ़ चुके हैं, के एफ और के आर ये क्या है, ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हैं। ये रिवर्स और फॉरवर्ड रिएक्शन के प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। के आर ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, के एफ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, और के आर ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन है। तो ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हम के एफ और के आर से ज़ाहिर करते हैं। इक्विलिब्रियम की हालत में क्या होता है कि फॉरवर्ड रिएक्शन ये बराबर हो जाता है रिवर्स रिएक्शन के। इक्विलिब्रियम की हालत में क्या है कि फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाता है रिवर्स रिएक्शन के। तो हम इसको फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट है, जो हमने पहले पढ़ा है कि फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बराबर होता है के एफ ज़रब ए कंसंट्रेशन ज़रब बी कंसंट्रेशन, और के आर सी कंसंट्रेशन ज़रब डी कंसंट्रेशन। ये फॉरवर्ड रिएक्शन ये इसके बराबर है, और रिवर्स रिएक्शन जो है वो इसके बराबर है। और फॉरवर्ड रिएक्शन ये के एफ मल्टीप्लाई ए कंसंट्रेशन ज़रब बी कंसंट्रेशन, और रिवर्स रिएक्शन ये होता है के आर सी कंसंट्रेशन ज़रब डी कंसंट्रेशन। जब हम इसको क्रॉस एक्सचेंज करते हैं तो इससे हम ये निकालते हैं, क्रॉस एक्सचेंज करेंगे, ये के आर जो है ये नीचे आ जाएगा और के एफ ऊपर हो जाएगा। के एफ बटा के आर बराबर सी कंसंट्रेशन ज़रब डी कंसंट्रेशन जो ऊपर आ जाता है, और ए कंसंट्रेशन ज़रब बी कंसंट्रेशन ये नीचे चला जाता है। तो इस तरह के एफ बटा के आर हमें हासिल हो जाता है। के एफ बटा के आर ये क्रॉस एक्सचेंज से हमें हासिल होता है, यानी के आर यहाँ से बराबर से इस साइड पे जब आएगा तो ये के एफ के नीचे आ जाएगा, और क्रॉस एक्सचेंज के जरिए ये ए कंसंट्रेशन ज़रा बी कंसंट्रेशन ये सी कंसंट्रेशन और डी कंसंट्रेशन के नीचे हम लिख देंगे। तो इसकी आपको समझ आ गई होगी कि क्रॉस एक्सचेंज के जरिए हमने के आर ये हम लेफ्ट साइड में ले गए और ए और बी को हम राइट साइड पे ले गए। तो इस तरह ये हमें इक्वेशन हासिल हो जाती है के एफ बटा के आर बराबर सी की कंसंट्रेशन ज़रब डी कंसंट्रेशन बटा ए कंसंट्रेशन ज़रब बी कंसंट्रेशन। तो ये के एफ बटा के आर बराबर किसके है, के सी के। के एफ बटा के आर ये बराबर किसके है, के सी के। तो के सी बराबर है के एफ बटा के आर। के सी बराबर किसके है, के एफ बटा के आर। इसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं। ये के सी बराबर के सी को हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को इस तरह ज़ाहिर किया जा सकता है कि के सी बराबर है सी कंसंट्रेशन ज़रब डी कंसंट्रेशन बटा ए कंसंट्रेशन ज़रब बी की कंसंट्रेशन। तो ये बहुत ही आसान सी इक्वेशन थी, इसको ज़रा गौर से पढ़ेंगे तो ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाती है। लॉ ऑफ मास एक्शन रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के एक्टिव मासेस और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के दरमियान ताल्लुक की वजाहत करता है। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या करता है, लॉ ऑफ मास एक्शन ये रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के एक्टिव मासेस और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के दरमियान ताल्लुक की वजाहत करता है। अब जनरल रिएक्शन की मदद से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन अखज़ करना। हम एक एक्सप्रेशन अक्स करेंगे एक जनरल रिएक्शन की मदद से, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन है उसको अक्स करना। ये हम एक जनरल रिएक्शन को स्टडी करते हैं, उसकी मदद से हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कोई एक्सप्रेशन को ज़ाहिर करेंगे। ये जनरल रिएक्शन है कि एक जनरल रिएक्शन पर लॉ ऑफ मास एक्शन का इतलाक़ करते हैं। जनरल रिएक्शन कौन सा है, ये जनरल रिएक्शन है जिसमें हमने ये एक लिखा हुआ रिएक्शन है। ये रिएक्शन आपने बिल्कुल इसी तरह से याद करना है, स्मॉल ए कैपिटल ए जमा स्मॉल बी कैपिटल बी इजिकल टू स्मॉल सी कैपिटल सी और स्मॉल डी और कैपिटल डी। ये इस जो रिएक्शन है इसको हम इस तरह से भी पढ़ सकते हैं कि ये दो रिएक्शंस हैं जिसमें फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन पर मुश्तमिल है। ये जो रिएक्शन हमने लिखा है ये रिएक्शन दो रिएक्शन पर मुश्तमिल है, फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन, ये दो रिएक्शन पर मुश्तमिल है। ये वाला फॉरवर्ड रिएक्शन है और ये वाला क्या है, रिवर्स रिएक्शन है। ये रिएक्शन दो रिएक्शन पर मुश्तमिल है, एक फॉरवर्ड रिएक्शन है और दूसरा रिवर्स रिएक्शन है। इसमें कैपिटल ए और स्मॉल ए, ये कैपिटल ए जो है ये रिएक्टेंट है और स्मॉल ए ये मोलर कंसंट्रेशन है, ये मोल्स की तादाद है ए की, और ये बी है ये स्मॉल बी मोल्स की तादाद है। तो इसको हम इस कानून के मुताबिक किसी केमिकल रिएक्शन का रेट मतवाजन कीमी मसावात में रिएक्टेंट्स की मोलर कंसंट्रेशन के हासिल ज़रब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक क्या है, किसी केमिकल रिएक्शन का जो रेट है
मतवाज़न कीमी मसावात में रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन के हासिल ज़रब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक हमें लिखा है कि केमिकल रिएक्शन जो है वो उसका जो रेट है, जो इसकी रफ्तार है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। रिएक्टेंट के मोलर कंसंट्रेशन के हासिल ज़रब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। पहले भी हम पढ़ चुके हैं। अब हम जब के रिएक्शंस के मोल्स की तादाद को इनके मोलर कंसंट्रेशन का कुव्वतनुमा बना दिया जाए। रिएक्शंस के मोल्स की तादाद को इनके मोलर कंसंट्रेशन का कुव्वतनुमा बना दिया जाए। इसको हम इस तरह समझेंगे कि ये हमारे पास एक इक्वेशन है जिसमें हमने ये इक्वेशन पहले भी लिखी थी, अब हम फिर लिख लेते हैं। ये एक इक्वेशन है जिसमें स्मॉल ए कैपिटल ए और स्मॉल बी कैपिटल बी ये हमें देते हैं स्मॉल सी कैपिटल सी और स्मॉल डी कैपिटल डी। ये वाले रिएक्टेंट हैं, इसमें स्मॉल ए कैपिटल ए और स्मॉल बी कैपिटल बी ये रिएक्टेंट्स हैं। और पहले फॉरवर्ड रिएक्शन की हम वजाहत करते हैं। ये फॉरवर्ड रिएक्शन है, इसको हम यहाँ से इतना हम अभी इसकी वजाहत करते हैं कि इसको हमने क्या लिखा हुआ है, कैसे हमने इसको स्टडी करना है। इस मसावात में ए और बी रिएक्टेंट हैं और स्मॉल ए और स्मॉल बी क्या है, इनके मोल्स की तादाद है। तो ये वाली जो मसावात है इसमें फॉरवर्ड रिएक्शन के जो मैंने मसावात लिखी है उसमें कैपिटल ए और कैपिटल बी ये क्या है, रिएक्टेंट्स हैं। कैपिटल ए और कैपिटल बी ये रिएक्टेंट्स हैं और स्मॉल ए और स्मॉल बी बिलतरतीब इनके मोल्स की तादाद है। लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी के हासिल ज़रब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट क्या है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी के हासिल ज़रब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। या हम इसको इस तरह भी पढ़ सकते हैं कि लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट ए स्क्वायर ब्रैकेट स्मॉल ए और बी स्क्वायर ब्रैकेट स्मॉल बी के हासिल ज़रब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। हमने जो मोलर कंसंट्रेशन है उसको स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर उसकी कुव्वत नुमाई की शक्ल में लिख दिया। पीछे हम एक लाइन में पढ़ चुके हैं, दोबारा पीछे चलते हैं हम। ये वाली लाइन हमने पढ़ी थी कि जबकि रिएक्शंस के मोल की तादाद को इनके मोलर कंसंट्रेशन का कुव्वत नुमा बना दिया जाए। मतलब ये है कि जो ये मोलर कंसंट्रेशन है इनको हमने रिएक्टेंट्स की जो कुव्वत नुमाई में लिखना है। तो आगे हमने इसको रिएक्शन को कुव्वत नुमाई में लिख दिया। हम ये रेट जो है फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट ये ए की कंसंट्रेशन ए और बी की कंसंट्रेशन बी यानी जो मोल्स की तादाद है उनको कुव्वत नुमाई में लिखते हैं। जितने मोल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल ए का जो मोल था वो ए था, स्मॉल ए था, तो स्मॉल ए को हमने इसकी कुव्वत नुमाई की शक्ल में लिख दिया। इस तरह बी की कंसंट्रेशन बी है तो हमने इस बी की कुव्वत नुमाई की शक्ल में लिख दिया। जितने मोल्स होते हैं उनको हमने कुव्वत नुमाई की शक्ल में लिखना है। फिर हमने इनका हासिल ज़रब लेना है और फिर हासिल ज़रब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट। फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट ए की कंसंट्रेशन ए और बी की कंसंट्रेशन बी के हासिल ज़रब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसको हम इसी तरह पढ़ते हैं कि लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट ए की कंसंट्रेशन ए और बी की कंसंट्रेशन बी के हासिल ज़रब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन आर है रेट और एफ है फॉरवर्ड रिएक्शन। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए की कंसंट्रेशन ए ज़रब बी कंसंट्रेशन बी। तो इस तरह हम इसको क्वेश्चन को इस तरह से पढ़ते हैं। आर एफ इसको क्या पढ़ेंगे, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है ए की कंसंट्रेशन ए और बी कंसंट्रेशन बी। इस तरह आर एफ बराबर आ गया, ये के एफ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है और ए कंसंट्रेशन ए और बी कंसंट्रेशन बी। इस तरह हम फॉरवर्ड रिएक्शन को पढ़ते हैं और लिखते हैं। इस तरह रिवर्स रिएक्शन का रेट सी कंसंट्रेशन सी और डी कंसंट्रेशन डी के हासिल ज़रब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। रिवर्स रिएक्शन का रेट क्या है, सी कंसंट्रेशन सी और डी कंसंट्रेशन डी के हासिल ज़रब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये सी की कंसंट्रेशन सी पढ़ते हैं, इसको सी की कंसंट्रेशन सी और डी की कंसंट्रेशन डी, तो इसके हासिल ज़रब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन आर एफ आर रेट ऑफ आर फॉर रिवर्स रिएक्शन आर रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू सी कंसंट्रेशन सी ज़रब डी कंसंट्रेशन डी।
तो इसको अच्छी तरह से आप समझ लें कि इसको सी की कंसंट्रेशन सी पढ़ते हैं और ये डी की कंसंट्रेशन डी पढ़ते हैं। इस तरह आर आर रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बराबर है के आर ज़रब सी की कंसंट्रेशन सी ज़रब डी की कंसंट्रेशन डी। तो ये हमने दोनों रिएक्शन पढ़ लिए। ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है हमारे पास और ये वाला रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन है। ये दो मसावातें हमें हासिल हो गई हैं। अब हम इन दोनों मसावातों को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में लिखेंगे, जहाँ के आर रिवर्स रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है। तो हम जानते हैं कि इक्विलिब्रियम की हालत में दोनों रिएक्शन के रेट एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो हम फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बराबर होता है रिवर्स रिएक्शन का रेट, ये इक्विलिब्रियम की हालत में है। तो हमें पता है कि हमने फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट जो मालूम किया था वो लिख देते हैं आर एफ बराबर आर आर। तो आर एफ और आर आर की कीमतें हम पुट करते हैं जो हम पहले निकाल चुके हैं पिछले सफ़े के ऊपर। तो वो हमने ये निकाली थी कि के एफ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की जो वैल्यू थी, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की जो वैल्यू है वो ये वाली है और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन की जो वैल्यू है वो ये वाली है। और ये था के एफ ए कंसंट्रेशन ए, बी कंसंट्रेशन बी बराबर के आर सी कंसंट्रेशन सी ज़रब डी की कंसंट्रेशन डी। अब हम इसको क्रॉस एक्सचेंज करेंगे तो के आर जो है ये इसके नीचे आ जाएगा के एफ के नीचे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे के आर को और इसके, तो ये वाली जो वैल्यू है यहाँ से के आर के एफ के नीचे आ गया, के एफ बटा के आर बन जाएगा और ए कंसंट्रेशन ए ज़रा बी कंसंट्रेशन बी, ये सी कंसंट्रेशन सी और डी कंसंट्रेशन डी के नीचे चली जाएगी। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के जरिए हम इसको इस तरफ को लेके आएंगे। तो ये बन गया के एफ बटा के आर बराबर सी कंसंट्रेशन सी ज़रब डी कंसंट्रेशन डी बटा ए कंसंट्रेशन ए ज़रब बी कंसंट्रेशन बी। तो ये हमारे पास के एफ बटा के आर ये के सी के बराबर होता है। तो के सी बराबर हो जाता है सी कंसंट्रेशन सी ज़रब डी कंसंट्रेशन डी और बटा ए कंसंट्रेशन ए ज़रब बी कंसंट्रेशन बी। ये बहुत ही आसान इक्वेशन है, इसको थोड़ा सा गौर से पढ़ेंगे तो ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। के एफ बटा के आर बराबर होता है के सी के। तो के एफ बटा के आर बराबर किसके, के सी के। के सी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहलाता है। के एफ बटा के आर बराबर किसके है, के सी के। और के सी को हम कहते हैं ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। के सी बराबर आ गया सी कंसंट्रेशन सी ज़रब डी की कंसंट्रेशन डी बटा ए की कंसंट्रेशन ए बी कंसंट्रेशन बी। तो इस एक्सप्रेशन को लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन कहते हैं। इस एक्सप्रेशन को लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन कहते हैं। तो ये जो एक्सप्रेशन आया है हमारे पास, ये आपने याद रखना है। इसमें प्रोडक्ट की मोलर कंसंट्रेशन बटा रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन, ये प्रोडक्ट की मोलर कंसंट्रेशन है और ये रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन के हासिल ज़रब के प्रोपोर्शन है। तो के सी की वैल्यू ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन कहते हैं इसको। तमाम रिवर्सिबल रिएक्शन को इस तरह से ज़ाहिर किया जा सकता है। तो जितने भी रिवर्सिबल रिएक्शन हैं उनको हम इस तरह से ज़ाहिर कर सकते हैं। मिसाल अब हम लेते हैं एक और मिसाल के तौर पर, एक और मिसाल हम लेते हैं। नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनाती है। तो मंजर रिवर्सिबल रिएक्शन होता है जब नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो क्या बनता है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड जब बनता है तो जो रिएक्शन वकूफ़ होता है वो हम यहाँ पर लिखते हैं, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो ये उसका रिएक्शन है N2 + O2 इजिकल टू 2NO। N2 + O2 इजिकल टू 2NO, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। ये यहाँ पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन लिखेंगे, ये रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन लिखेंगे, लेकिन ये जनरल सी एक इक्वेशन है N2 + O2 इजिकल टू 2NO। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ समझाता चलूँ कि जो N2 है इसके मोल्स की तादाद हमें नहीं पता, यहाँ पर मोल्स की तादाद नहीं लिखी हुई और O2 में भी मोल्स की तादाद नहीं है। लेकिन जो NO है इसमें मोल्स की तादाद 2 है, 2NO मतलब 2 मोल NO है। नाइट्रोजन N2 ये 1 मोल है, O2 भी 1 मोल है। तो इसमें जनरेट होते हैं 2NO मतलब 2 मोल जनरेट होते हैं। तो जब हम इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखेंगे तो ये जो N2 है ये कानून ये क़ुव्वत नुमाई की शक्ल में हम लिखेंगे। तो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट हम लिखेंगे RF बराबर KF। RF रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर KF
कांस्टेंट है, N2 की कंसंट्रेशन ज़रब O2 की कंसंट्रेशन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ये इसकी कंसंट्रेशन N2 की कंसंट्रेशन ज़रब O2 की कंसंट्रेशन। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ये बराबर है KF मल्टीप्लाई N2 की कंसंट्रेशन ज़रब O2 की कंसंट्रेशन। इसी तरह रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन का जो रेट है उसको भी हम लिखेंगे कि R बराबर है KR NO की कंसंट्रेशन 2, ये 2 उसकी कुव्वत नुमाई की शक्ल में आ गया। ये वाला जो 2 था ये क्या आ गया, कुव्वत नुमाई की शक्ल में आ गया कि KR ज़रब NO की कंसंट्रेशन 2। तो इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन दर्ज है। तो यहाँ पर हम समझते हैं कि जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन हमें लिखना है तो फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर होता है रिवर्स रिएक्शन के। तो फॉरवर्ड रिएक्शन का जो है वो हमने ये लिखा था, ये फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए RF या रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर इसके था KF मल्टीप्लाई N2 की कंसंट्रेशन ज़रब O2 की कंसंट्रेशन। तो ये हमने KF N2 की कंसंट्रेशन और O2 की कंसंट्रेशन लिख दी और बराबर ये बराबर आ गया। और रिवर्स रिएक्शन का रेट हम लिखेंगे, रिवर्स रिएक्शन का रेट जो है वो ये है KR मल्टीप्लाई NO यानी NO की कंसंट्रेशन 2। तो ये KR लिख दिया, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन का कांस्टेंट है KR मल्टीप्लाई NO की कंसंट्रेशन 2। तो ये कुव्वत नुमाई की शक्ल में आ गया। इसको एक स्टेप और हम करते हैं, तो ये क्रॉस एक्सचेंज के जरिए KR जो है ये KF के नीचे आ गया और KF बटा KR ये KF है और बटा KR बराबर आ जाएगा ये NO की कंसंट्रेशन 2 बटा N2 की कंसंट्रेशन ज़रब O2 की कंसंट्रेशन। तो ये इसको हम NO की कंसंट्रेशन 2 बटा N2 की कंसंट्रेशन ज़रब O2 की कंसंट्रेशन। तो ये KF बटा KR की वैल्यू आ गई। KF बटा KR हमारा किसके बराबर होता है, अभी हम पढ़ चुके हैं। KF बटा KR हमारा बराबर होता है KC के। तो KC बराबर है NO की कंसंट्रेशन 2 बटा N2 कंसंट्रेशन ज़रब O2 की कंसंट्रेशन। तो ये था N2 प्लस O2 इज इक्वल टू 2NO। उसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन KC की वैल्यू हमने मालूम की, NO की कंसंट्रेशन 2 बटा N2 की कंसंट्रेशन ज़रब O2 की कंसंट्रेशन। तो इस तरह उम्मीद है कि आपको इस सेक्शन से भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अब हम एक और इसकी एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास अमोनिया बनाने के लिए हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के रिएक्शन की मतवाजन केमिकल मसावात ये है N2 प्लस 3H2 इज इक्वल टू 2NH3। तो इसमें N2 की जो मोलर कंसंट्रेशन है वो 1 है और H2 की मोलर कंसंट्रेशन 3 है और ये 2NH3 यानी 2 मोल NH3 बनता है। मोल ये 2 मोल NH3 है। ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हम लिखते हैं, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर है KF N2 कंसंट्रेशन ज़रब H2 की कंसंट्रेशन 3। H2 की कंसंट्रेशन पावर 3 आ गई। ये जो इसके मोल्स है वो हमने पावर की शक्ल में लिख दी है। रिवर्स रिएक्शन का रेट भी हम लिखेंगे। ये रिवर्स रिएक्शन बराबर है KR मल्टीप्लाई NH3 की कंसंट्रेशन 2। तो ये वाला जो 2 था ये कुव्वत नुमाई की शक्ल में यहाँ पर आ गया। इसको हम लेते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर होता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हमारा ये है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जहाँ पर हम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन लिख देते हैं और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन हमारे पास ये है। तो इसकी वैल्यू हम रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के नीचे लिख देते हैं। तो अब हम क्रॉस एक्सचेंज के जरिए इनको KF बटा KR तो ये KF है और KF बटा KR ये बराबर आ जाएगा प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बटा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। NH3 की पावर 2 और N2 की कंसंट्रेशन ज़रब H2 की कंसंट्रेशन 3। तो ये इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन आ गया। इसको हम KC की सूरत में इस तरह लिखते हैं KF बटा KR ये बराबर होता है KC के। तो ये KC हमने यहाँ पर लिख दिया और इसकी जो वैल्यू है NH3 की कंसंट्रेशन 2 बटा N2 की कंसंट्रेशन ज़रब H2 की कंसंट्रेशन 3। तो ये था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर अमोनिया गैस। अमोनिया के लिए जो हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखा तो ये था लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक जो किसी भी रिएक्शन का जो रेट है, रिएक्शन की जो रफ्तार है वो रिएक्टेंट के मोलर कंसंट्रेशन के हासिल ज़रब के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। रिएक्टेंट के मोलर कंसंट्रेशन के हासिल ज़रब के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है किसी भी केमिकल रिएक्शन की रफ्तार
केमिकल रिएक्शन का जो रेट है वो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के हासिल ज़रब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये था लॉ ऑफ मास एक्शन, इसको अच्छी तरह से याद कर लेना है आपने, बहुत ही मशहूर है। उम्मीद है कि लॉ ऑफ मास एक्शन की आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। इस तरह की मज़ीद वीडियो आप तक पहुँचती जाएंगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।